खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और आपको याद होगा अभी पिछले दिनों ही मैं बड़ी खुशी से आपको बता रही थी कि KP गवर्नमेंट ने जो निकाह फॉर्म्स हैं उनके ऊपर एक अप्रूव की है एक करारदाद के, उसके मुताबिक निकाह से पहले थैलेसीमिया का और हेपेटाइटिस के टेस्ट जो है ये लाजमी हों। ये एक ऐसा मर्ज़ है जो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, ब्लड डिसऑर्डर है और ये बहुत लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर करता है। ये आज चूँकि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है और हर 8 मई को इसके बारे में आगाही का दिन होता है। हमें इसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमें तो ये मसला नहीं है तो हमें कैसे हमें इससे क्या लेना देना। कोई भी मर्ज़ कोई भी मसला किसी भी वक्त लाक हो सकता है, स्पेशली जब ये दो लोगों के रिलेशनशिप से बनता है, पेरेंट्स से बच्चों को मुंतकिल होता है। तो वी नीड टू नो कि ये मर्ज़ जो है कैसे फैलता है ताकि हम इसके बारे में बचाव भी कर सकें, अपना तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकें और जो लोग इसका शिकार हैं उनकी मदद भी कर सकें। इस हवाले से एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत एक्टिवली और इफ़ेक्टिवली काम कर रही है, आज हमने उनको यहाँ पर मदऊ किया है। उनका एक्सपीरियंस है इस मर्ज़ से मुतासरा लोगों से डील करने का, उनकी मदद करने का, तो उनको इसके बारे में ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल है। सो मेरे साथ इस वक्त हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आफ्ताब हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री आपको हासिल है और आप सुंदस फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। सुंदस फाउंडेशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि थैलेसीमिया के ऊपर पूरे मुल्क में इस वक्त काम कर रही है। और मेरे साथ यहाँ पे सायरा गिलानी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? शुक्र। सायरा आपकी बेटी अनाया गिलानी आपके साथ है। सो पहले तो मुझे बताइए कि अनाया क्या उम्र है आपकी? मैं 11 ईयर्स ओल्ड हूँ। 11 ईयर, माशाल्लाह। सो आपकी एक ही बेटी है सायरा? नहीं, मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। और सायरा अनाया का क्या नंबर है? अनाया फर्स्ट नंबर पे। पहली बेटी है बड़ी। अच्छा। और ये अनाया जो है वो थैलेसीमिया का शिकार जी है? मेजर थैलेसीमिया मेजर है। तो आपकी शादी कज़न मैरिज है? नहीं, आउट ऑफ फैमिली से। अच्छा जी, आउट ऑफ फैमिली की। आपको थैलेसीमिया माइनर ज़ाहिर आप कैरियर होंगी? जी जी। तो आपके अंदर कोई अलामात मौजूद थी? नहीं, इस तरह ऐसे कोई इशू नहीं था। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अरसे से कोई मसला नहीं बना, कोई नहीं हुआ। जब अनाया पैदा हुई तो अनाया के बाद हमें पता लगा है कि भाई ये थैलेसीमिया। ठीक है जी। अनाया आपको अपने अंदर कोई ऐसी फीलिंग्स, कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है जी। और अनाया एक ही बच्चा है जो इससे मुतासर हुआ है? जी जी, अनाया। बाकी बच्चे जो हैं वो बाकी बच्चे माशाल्लाह ठीक। अच्छा, शुक्र है। सो ये एयर वाइस मार्शल साहब, आप तो डील करते हैं इस तमाम मसले से एज डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन, तो आप बताइएगा कितना फैलाव है इस मर्ज़ का पाकिस्तान में? थैलेसीमिया के शिकार लोगों की तादाद अंदाज़न कितनी है? अंदाज़ा नहीं है क्योंकि कोई सरकारी तौर पे तो रजिस्ट्री नहीं है जी। 1 लाख से तजावज़ कर गई है इनकी तादाद और बदकिस्मती से 10 से 12 हज़ार का इजाफा हो रहा है हर साल इस तादाद में। और क्या वजह है इजाफा होने की इतनी तेज़ी? इसकी वजह यही है कि लीस्ट प्रायोरिटी बाय द गवर्नमेंट। सरकारी सतह पे तो इसका इलाज तकरीबन ना होने के बराबर है। बड़े शहरों में कुछ अस्पतालों में है, लेकिन ये बीमारी चूँकि छोटे शहरों की और गाँव की है तो वहाँ तक अवेलेबल नहीं है इलाज। अच्छा, ये बीमारी छोटे गाँव की और छोटे शहरों और इलाकों की क्यों है? इसमें जो आपने पहले मैडम से पूछा कि 42% बाय वर्च्यू ऑफ कज़न मैरिजेस एंड 58% आउट ऑफ फैमिली भी है। अच्छा। और ये ज़्यादा जो हमारे यहाँ हाई प्रिवलेंस थैलेसीमिया एरियाज़ हैं KP के, AJ के, कश्मीरियों में, सदरन पंजाब और बलूचिस्तान। अच्छा। जहाँ पे ज़्यादा फैमिली मैरिजेस हैं वहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप तो डील करते हैं इस मर्ज़ के साथ, तो लोग जब आपके पास आते हैं जो थैलेसीमिया का शिकार होते हैं तो क्या सूरत हाल होती है और किन हालात का सामना होता है उन्हें? बहुत मुश्किलात का सामना होता है क्योंकि ये इलाज अगर ये बाहर से करवाएं, 80 तक जब NGOs नहीं थी तो ये बच्चे 3 से 5 साल में इलाज ना होने की वजह से मर जाते थे। ठीक है। अब जब से NGOs आई हैं, सुंदस फाउंडेशन आपने जिक्र किया, फातमीद है, हुसैनी है कराची के अंदर, जमीला सुल्ताना है यहाँ पे, पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर्स, तो उनकी वजह से ये इलाज जो है इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है और इलाज काफ़ी एक्सपेंसिव है। अच्छा। जब मैंने ये थैलेसीमिया सेंटर इस्टेब्लिश किया था इस्लामाबाद में तो एक मरीज़ के ऊपर तकरीबन 30,000 रुपया लगता था पर मंथ। अब ये जब से ये डेल्टा हुआ है बिटवीन डॉलर एंड पाक रुपीस, डिवैल्यूएशन हुई है क्योंकि इसकी हर चीज़
इंपोर्ट होती है इलाज की, राइट। तो उसमें 80,000 के करीब इसका खर्चा है पर चाइल्ड पर मंथ का। अच्छा, तो और ये सिर्फ ट्रांसफ्यूजन्स की बात कर रहे हैं या कोई और मेडिसिन भी? ब्लड ट्रांसफ्यूजन शामिल है इसमें, इनकी आयरन चिलेशन, चूंकि जब रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है तो आयरन की ज्यादती हो जाती है। अब उस आयरन की ज्यादती को अगर कम ना किया जाए तो ये वाइटल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करना शुरू कर देती है, लिवर, किडनी एंड हार्ट। इसलिए हम इनको बहुत महंगी ऑरल और इंजेक्टेबल दवाई भी देते हैं, फिर इनके साथ साथ टेस्ट करते रहते हैं। आयरन टेस्ट होता रहता है ताकि हमें पता चले कि इनका आयरन कितना है और इनको कितनी डोज देनी है। इनका कंप्लीट ब्लड पिक्चर लेते हैं ताकि पता चले कि एचपी कितना है और हमने ब्लड कितना ट्रांसफ्यूज करना है। इसी तरह इनका लिवर की क्या कंडीशन है, हार्ट की क्या कंडीशन है, ये सारे टेस्ट हम साथ साथ करते रहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सारा, कैसे क्या साइन सिम्टम्स आए थे जिनसे आपको अंदाज़ा हुआ कि ये मसला है? अनाया जब 4 मंथ्स की थी तो इसको नॉर्मली टेम्परेचर स्टार्ट होने शुरू हो गए, वॉमिटिंग, टेम्परेचर्स। तो हम डॉक्टर्स को चेक करवाया, उन्होंने कहा कि इसको ब्लड की कमी है, आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा लें। उस टाइम तो इतना हार्डली 10 ईयर्स पहले की बात है कि इतना अवेयरनेस नहीं थी, थैलेसीमिया का नहीं पता था। फिर वो मेडिसिन, फिर वो टेस्ट करवाए, टेस्ट में हमें पता लगा कि इसको मेजर थैलेसीमिया है। ठीक है। तो जब ये फिर 11 मंथ की हुई है तो 11 मंथ से इसको फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है स्टार्ट। ठीक है, 11 मंथ में। सही। फिर वहाँ से होते होते जैसी जैसी इसकी एज बढ़ती गई, मंथली इसको 10 to 15 डेज़ के बाद भी, मंथ के बाद भी इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। तो बस जैसे जैसे टाइम आगे बढ़, लेकिन वाहिद सिम्टम्स यही थे, वॉमिटिंग, टेम्परेचर, जिसके साथ फिर आपने जब टेस्ट करवाए तो आयरन की डेफिशिएंसी, आयरन की कमी जो है उसका पता चला। अच्छा, आप भी थैलेसीमिया माइनर डेफिनेटली आप भी होंगी और आपके हस्बैंड भी होंगे, तो दोनों एक हेल्दी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे? जी, अल्लाह का शुक्र। दोनों की कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी कि फैमिली में पहले से कोई थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट मौजूद हो? नहीं थी। नहीं, कोई नहीं थी। अच्छा, ये मुमकिन है कि कोई फैमिली हिस्ट्री ना हो और थैलेसीमिया लेकिन माइनर जो है उसके कैरियर जो है वो हों, क्योंकि ऑब्वियसली थैलेसीमिया माइनर का मतलब ये है कि जीन्स में कहीं ना कहीं से ये आ रहा है, ये जीन्स है ना जी। इसमें जो एक नॉर्मल मेल है ना जी, उसका 30.5 के करीब होमोग्लोबिन होना चाहिए जी, और फीमेल का 12.5 to 13 होना चाहिए। ये जो कैरियर्स हैं इनका जो होमोग्लोबिन होता है वो होता है 9 से 11 के दरमियान। अच्छा, इसमें ये नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन शादी के बाद चूंकि इनके अंदर एचबी बनाने की जो सलाहियत है वो कम होती है, तो अगर दोनों जीन्स माँ और बाप की तरफ से ट्रांसमिट हो जाएं बेबी को तो थैलेसीमिया मेजर बच्चा आ सकता है जी। अच्छा, मुझे बताइएगा, जो इसमें सबसे बड़ा इशू है जो मैं अभी बार बार अपलॉड कर रही हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है कि बाकी तमाम, चूँकि 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ जो है वो सूबाई उसमें चला गया हुआ है अब ज़्यादा मामला, के बाकी सूबे जो हैं वो भी इसके बारे में कानून साजी करें कि इसकी टेस्टिंग जो है वो मैंडेटरी हो जाए कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन, लड़का और लड़की के थैलेसीमिया के टेस्ट हों, ताकि पता चले कि अगर वो दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तो उनकी आपस में शादी की सूरत में थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। इस एक स्टेप को लेने में क्या कबाहत है? आखिर इसमें क्या मसला है कि जिसकी वजह से ये आज तक नहीं लिया जा सका? आपने जिक्र किया केपीके का, सिंध में भी ये बिल पास हो गया। अच्छा, और नेशनल में, पंजाब में और बलूचिस्तान में अभी ये बिल पास होना बाकी है। ठीक है। लेकिन जब मैंने फीडबैक ली सिंध और केपीके से कि ये निकाह नामे वाली जो आपने कंडीशन रखी है, तो पता चला जी 0% इम्प्लीमेंटेशन है। क्योंकि निकाह नामा, आप मेरे से एग्री करेंगे कि मौलवी साहब को आप 1000 रुपया देंगे, वो सारी चीजों पे लाइन फेर देते हैं, वो उसी वक्त टिक कर देगा, एक छोटा सा खाना बना हुआ है निकाह नामे के अंदर जी थैलेसीमिया का टेस्ट हो गया। सो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि इसको आइडेंटिटी कार्ड का हिस्सा बनाया जाए और बे फॉर्म के साथ थैलेसीमिया का टेस्ट दिया जाए साथ। अच्छा जी, जब तक वो चीज़ ना दी जाए, आइडेंटिटी कार्ड ना बनाया जाए। अच्छा, लेकिन ये इसको टैबू में लोग ले जाते हैं, लोग इस मर्ज के, किसी भी मर्ज के बारे में नहीं बताते, वो अपने मर्ज को ऐसे छुपाते हैं जैसे पता नहीं दूसरे को पता चल गया तो कि वो हमें छूत ना समझने लगें या हमसे जो है वो कतराने ना लगें, एक सोशल एक्सेप्टेंस जो है हमारी उस पर ना फ़र्क पड़े। तो आपको लगता है कि लोग इसके बारे में खुलकर बात करेंगे कि नहीं हमें मसला है, आप अगर थैलेसीमिया माइनर है तो हमें 2 ख़ानदानों को शादी नहीं करनी चाहिए? इसमें जी एक तो ये है कि अवेयरनेस की कमी है, आगाही। इसके लिए रिकमेंडेशन यही होगी कि जो चैनल्स हैं, नेशनल चैनल्स और बाकी चैनल्स भी हफ्ते में
15 दिन बाद एक थैलीसीमिया के ऊपर प्रोग्राम कर लें, या मैं गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करूँगा कि मैट्रिक या इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर 3 या 4 सफ़ों का एक चैप्टर इंक्लूड कर दें कि थैलीसीमिया क्या बीमारी है और जब ये बीमारी किसी ख़ानदान में आ जाती है तो उन पर क्या गुजरती है जी। तो ये अगर चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएं तो ये इससे बीमारी से बचा जा सकता है। प्रिवेंशन पे हमारा जोर होना चाहिए रादर देन बीइंग हैप्पी कि ये ट्रीटमेंट हम करके खुश हो जाए जी। अच्छा, ये कहते हैं ट्रीटेबल बीमारी है, लेकिन जैसे आपने बताया 80,000 रुपया महीना इस दौर में अगर किसी भी एक इंसानी जान के ऊपर ख़र्चा है तो इसको अफोर्ड करना, वी कैन ऑल अंडरस्टैंड कि कितना की एक बड़ा चैलेंज है। तो ये तो बहुत सारे लोग तो ये कर ही नहीं सकते होंगे। तो मैं यही आपसे पूछ रही थी कि फिर क्या होता है जब वो लोग, जैसे आपने कहा ये तो लो सोशियो इकनॉमिक में ज़्यादा हमें प्रॉब्लम रिपोर्ट हो रहा होता है, जिन लोगों के पास वसाइल भी नहीं है, तो फिर वो कैसे डील कर रहे होते हैं इन मसलों को? बस ये बेचारे मेरे पास जो बच्चे हैं वो एक दफ़ा महीने में आने वाले भी हैं और 5 दफ़ा भी आने वाले हैं। अब इस्लामाबाद सेंटर जो है ये सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद को कवर नहीं कर रहा, ये केपी के, फाटा, एजे के, सवात, जेलम तक के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। अब इन लोगों के लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है वो होती है एम्प्लॉयर से छुट्टी लेना। 5 दफ़ा 6 दफ़ा, ये लो फैमिलीज़ वाले लोग हैं जिनकी फैमिली इनकम 50, 40, 50, 30 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात इनको सामना करना पड़ता है। इनकी स्कूलिंग डिस्टर्ब होती है, इनके नाम काट दिए जाते हैं स्कूल के जी इतनी गैर हाजिरियाँ आप क्यों कर रहे हैं। सो जो सोसाइटी है उसकी भी तवज्जो होनी चाहिए, उसकी सपोर्ट होनी चाहिए। ये मसला और ज़्यादा और एक्यूट हो जाता है जब बच्चियाँ 14 या 15 साल का बैरियर क्रॉस करती हैं, उनके अपने फैमिली इशू शुरू हो जाते हैं, उनकी शादी की एज आ जाती है और थैलीसीमिया का चूँकि अवेयरनेस नहीं है तो नाम सुनते ही लोग भाग जाते हैं। सो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी और सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए इस कम्युनिटी को जी। अच्छा अनाया बेटा, यू आर अ वेरी ब्रेव चाइल्ड, बहुत बहादुर बच्चा हो आप माशाल्लाह से। तो मतलब आप अपने बारे में क्या बताओगी? क्या जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स वगैरह होती हैं, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, किसी के साथ भी हो तो उसे तकलीफ़ होती है, आप कैसे गुजरती हो इस सारे प्रोसेस से? जब अक्सर मुझे ब्लड नहीं मिलता या ब्लड नहीं लगता तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मीन्स कि मैं बिल्कुल बेड रेस्ट हो जाती हूँ। उस मतलब मैं खाना भी नहीं खा पाती हूँ और वॉमिटिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा होती है और मेरा पूरा जो बॉडी पेन है ना वो भी शुरू हो जाता है। तो इस वजह से, और जब ब्लड लग जाए तो तब मैं थोड़ी ठीक भी हो जाती हूँ, और इसी जब ब्लड ना लगे तो इतना होता है कि मैं स्कूल भी नहीं जा पाती हूँ। अच्छा, और कितनी दफ़ा आपको ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है? मुझे मंथ्स में 3-4 टाइम ट्रांसफ्यूजन की एक महीने में 3-4 दफ़ा 3-4 दफ़ा ब्लड लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और मतलब क्या कहोगी आप उन लोगों के बारे में जो ब्लड डोनेट करते हैं और वो डोनेट करते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस के पास ब्लड होता है और फिर वो आप लोगों को लगता है? मैं उन लोगों का थैंक्स करना चाहूँगी कि वो हमारी लाइफ को बचाने के लिए हमें ब्लड देते हैं और अपने से ब्लड निकाल के हमारे लिए देते हैं, तो उनका मैं ये थैंक्स करना चाहूँगी। बिलाशुबा या आई थिंक ये बहुत बड़ी डोनेशंस में से एक डोनेशन ये है कि जब हम अपने खून का अतिया देते हैं और किसी ऐसे इदारे को देते हैं जहाँ पर हर वक्त ऐसे पेशेंट्स हैं उनका आना होता है, तो ये एक अतिया जो है किसी की भी ज़िंदगी बचाने में, किसी की दुख दर्द तकलीफ़ को दूर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हम लोग जो सब लोग देख रहे हैं, एक तो ये कि हमें खून के एहतियात देने में भी बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा और किरदार जो है वो डालना पड़ता है। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है, और ये जो इंतकाल खून के लिए आपको वो जो पूरा ब्लड बैंक ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, ये कितना चैलेंजिंग है? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है जी। पाकिस्तान में तो रिवाज ही नहीं है रज़ाकाराना खून देने पे जी। अगर आप मेरे से डाटा लेंगी तो 10% के करीब रज़ाकाराना ब्लड देते हैं जी। 60 to 70% फैमिली रिप्लेसमेंट। जब कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो वो उनके लिए खून देते हैं जी। और 30% नशेई खड़े होते हैं जो अस्पतालों के बाहर, जिनका खून भी अनहेल्दी है। सो जहाँ पे थैलीसीमिया की अवेयरनेस का फुकदान है, इसी तरह ब्लड डोनेशन का भी फुकदान है। हालांकि ये बहुत सेहतमंदाना अक़दाम है, इसको अगर आप अपना लें तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका खून नया बनता रहेगा। 120 दिनों के बाद
खून ने वैसे भी ज़ाया हो जाना है जी। और नए खून ने बनना है। तो खून देने से आप 3 जिंदगियां बचा सकती हैं, क्योंकि हम खून के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसका रेड सेल बनते हैं, प्लाज्मा बनता है और प्लेटलेट्स बनते हैं। ठीक है। सो 3 बंदों को वो लग सकते हैं। अच्छा, कौन लोग हैं जो कि खून का अतिया दे सकते हैं और उसके काबिल हैं? कोई एज लिमिट है, हेल्थ कंडीशंस हैं जिनमें लोग ना दें, उसके बारे में भी बताइए। एज ब्रैकेट 18 से 60, 18 मिनिमम एंड 60 मैक्सिमम। वेट उनका 55 kg होना चाहिए। गर्ल्स के लिए जो HB है वो 13 होना चाहिए और मेल के लिए 13.5 होना चाहिए। ठीक है। कोई एंटीबायोटिक ना लियो लास्ट 1 वीक में और मेजर सर्जरी ना हो। जो डायबिटिक्स हैं मेडिसिन वाले दे सकते हैं, इंसुलिन वालों का हम खून नहीं लेते। और हेपेटाइटिस वालों का भी नहीं लेते? वो तो फिर हम अगर Screen डिक्लेयर कर कर लेते देते हैं तो फिर हम नहीं लेते। बिल्कुल सही। जी। लेकिन इसके अलावा जो हेल्दी लोग हैं, ये आपसे अपील है कि ज़रूर कोशिश कीजिए कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल में 2 दफ़ा, जितनी दफ़ा आप समझते हैं, खून के एहतियात ज़रूर दें। क्योंकि हमारे मुल्क में सिर्फ थैलेसीमिया नहीं, हमने इससे पहले एक और शो भी किया था, खून के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा रहती है। और मुझे ख़ुद एक दफ़ा एक बच्चे के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ गई, इसी तरह से थैलेसीमिया का पेशेंट बच्चा था। आप यकीन कीजिए कि मैं पूरे उसमें मुझे फिरना पड़ा, सरकारी अस्पतालों से लेकर, एंड देन फाइनली मुझे किसी से कहकर तो ब्लड बैंक से ब्लड जो है वो अरेंज करके उस बच्चे को देना पड़ा। उसकी क्रिटिकल कंडीशन थी और उसको फौरी तौर पे ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत थी, लेकिन ब्लड नहीं अरेंज हो पा रहा था। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, मीन्स नहीं है, उन पे क्या गुजरती होगी कि अगर उन्हें किसी अपने प्यारे की ज़िंदगी बचानी है और उन्हें खून की ज़रूरत है और वो किसी को कह भी नहीं सकते। वो तो उसकी ज़िंदगी लिखी थी अल्लाह ने, तो मेरे से रब्ता हो गया तो मैं उसके लिए अरेंज कर पाई। सो ये अपील है कि आप लोग ज़रूर बढ़ चढ़ के खून के एहतियात जो हैं उसमें अपना हिस्सा डालिए। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।